हेलो गाइस, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल देख के हालत टाइट हुई बढ़िया। तो अब हम करने वाले हैं ये वाला सवाल, इससे सिमिलर है। तो बहुत आसान है, आप लोगों को बिल्कुल अपना माइंड पहले ब्लैंक करना है और आप लोगों को समझने का 5 क्लास के बच्चों में आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आपने मैथ्स पढ़नी है। इतना सिंपल है क्वेश्चन, सही है। मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न को रट्टा मारना है। आप ये नहीं बोलना ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि INC है ये, सर बाबू का सिलेबस है बताया हुआ, सर बाबू के स्टूडेंट है। आपने पूछना नहीं है, आपने बस रट्टा मारना है जो बोल रहे हैं आपको। हमारे पास यहाँ पर 3 पास पेपर हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर आपने क्या मांगा है, सिग्नल फ्लो डायग्राम, इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसको अभी छोड़ो। एक चीज़ पूछी है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। जब स्टेट स्पेस है तो स्टेट स्पेस स्पेसशिप से याद रखना कि आपकी जो स्टेट स्पेस है वो ये होती है मैट्रिक्स 0 0 फॉर्म, ये बनानी है आपने, सही है। जब ये मांगा हुआ है यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर ये राइट द इक्वेशन, तो पहले आप इक्वेशन बनाते हो फिर आप स्टेट स्पेस बनाते हो। ये वाला सवाल आपको समझ आएगा कि आपने क्या करना है। यह वाले इस वाले सवाल में क्या कहना है, आपने इक्वेशन बनानी है, स्केच करना है, स्टेट वेरिएबल स्टेट इक्वेशन ये बनाना है, सही है। और फिर आपने ये करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है। तो ये वाला तो सारा सेम है, यहाँ पे आप वही 1 0 बनाओगे क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाला आ गया आपके पास, स्टेट वेरिएबल्स बनाएंगे। बट यहाँ पर एक डिफरेंट है, मेसन्स गेन, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सर ये पता क्या हो रहा है, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग चीज़ें एक ही सवाल में कंबाइन होकर आ रही हैं। तो इसको भी हम अलग पार्ट में करेंगे। जबकि ये वाला जो सवाल है यहाँ पर आपसे मांगा हुआ इक्वेशन ऑफ नोड आराम से बन जाएंगी, लेकिन जो इन लोगों ने सवाल में आपसे स्टेट इक्वेशन नहीं मांगी, स्टेट फंक्शन नहीं मांगे हुए, इन लोगों ने क्या मांगा हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन। ये पूरा अलग सवाल है, ये पूरा ये वाला सवाल है। देखो ये एफ एस ये लंबी मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये अलग सवाल है। अभी जो हम करने वाले हैं वो 0 0 वाला साफ सा सवाल करने वाले हैं। तो इसकी मैं PDF खोल लेता हूँ जल्दी से इस वाले की, और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो वी जस्ट ओपन द PDF। ये रही हमारी PDF। इसमें सिर्फ एक सवाल सॉल्व हुआ है पूरी PDF में, 4 पेज का है, इसमें काफ़ी गैप देके सिंपल साफ साफ सा काम हुआ है, ठीक है। ये सारे बेसिक लिखे हुए हैं इस सवाल में, और यहाँ पे आपका सवाल शुरू हो गया और यहाँ पर आपका सवाल ख़त्म हो गया। ये बस छोटा सा सवाल है आपका, और 7 8 नंबर इजी। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता दूँ, सही है। यहाँ पर आप लोग इन लोगों ने क्या मांगा हुआ है आपसे, क्या आपने यहाँ पर स्टेट स्पेस बतानी है और आपका आउटपुट क्या है, x3 आपका आउटपुट है, ये आपने याद रखना है। ओके, तो मैं टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास ना कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, सही है, जितना भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जैसे अगर हम पास पेपर की भी बात करें, ये वाले काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको भी आराम से हम एनालाइज कर सकते हैं, इस पर हम बाद में आते हैं, सही है। अभी मैं ये वाला जो आपके सेल्फ असेसमेंट है ना, ये बहुत सिंपल है, सेल्फ असेसमेंट 3.0, क्योंकि इसमें हर चीज़ की वैल्यू 1 है, तो आपकी इक्वेशन बहुत आसान सी बनेगी, सिंपल सी बनेगी, ठीक है। आपके पास ये एक मास लगे हुए हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके जितने भी इस तरह मास वाले प्रॉब्लम है, जितने भी आपके मास अटैचमेंट वाले प्रॉब्लम, सिर्फ 3 चीज़ें लगती हैं आपकी। एक आपकी चीज़ लगी हुई होगी स्प्रिंग, सही है। दूसरी आपकी चीज़ लगी हुई होगी डैम्पर, अभी आप टेंशन नहीं लो, सिर्फ नाम याद रखो। तीसरी आपकी चीज़ होती है मास, सही है। हर सिस्टम में मास होना लाजमी है, मास होना सबसे ज़्यादा लाजमी है, मास तो आपका कंपलसरी है। फिर डैम्पर, उसमें स्प्रिंग लग सकती है। चौथी आपकी लग सकती है कि फोर्स। ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी फोर्स होती हैं एनर्जी स्टोरिंग फोर्सेज हैं ये सारी, ठीक है। ये 4 फोर्सेज आपकी मैक्सिमम लग सकती हैं 90%, मतलब हाँ बोलो 100% बोल दो कि इन 4 के अलावा आपकी कोई फोर्स नहीं लगेगी यहाँ पे, ठीक है, आपके इस पूरे मास सिस्टम में। तो हम रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, ये जो कॉयल है ये स्प्रिंग है, ज़ाहिर है ये स्प्रिंग होती है, सही है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बोलते हैं डैम्पर को, ये एक और स्प्रिंग लगी हुई है और ये एक और डैम्पर है, ठीक है। और जितनी भी नीचे से एफ स्ट्रेट जो लगती है ये होती है FT, ये होती है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो ये सारी फोर्स हैं। अब हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होती है, ये देखो यहाँ पे 4 डिवाइसेस होती हैं, स्प्रिंग, डैम्पर, मास और एक्सटर्नल फोर्स होती है आपकी। आउटपुट आपको यहाँ पर गिवन है, और आप यहाँ पे न्यूटन का लॉ यूज़ करते हो, F = ma। तो हम सबसे पहले स्प्रिंग की फोर्स कैसे होती है, F = k, सबकी फोर्स बताते हैं, सही है। स्प्रिंग की फोर्स होती है F = kx। इसी तरह डैम्पर की फोर्स होती है F = bv, सही है। के जैसे कांस्टेंट है, इसी तरह ये भी आप तो रट्टा मारो, जैसे बचपन से रट्टा मारो F = kx, वैसे अभी भी डैम्पर के लिए रट्टा मारो F = bv। v आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पर ये x डिस्टेंस होता है, और b आपकी क्या चीज़ है, k की तरह कांस्टेंट है, सिंपल। और मास आपका बराबर होता है मास फोर्स, मास की वजह से फोर्स कौन सी लगेगी, F = ma, और एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो अकेली रहती है। अब आपने करना क्या होता है, इन सवालों में सबको ना x की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि बहुत मिक्स हुई हुई है इस डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आप ना हर चीज़ को सिंपल एक लाइन में करते हो, एक स्टेट वेरिएबल्स में करते हो। उसके लिए करने के लिए आपको हर चीज़ में ना डिस्टेंस में ले आओगे, क्योंकि हर चीज़ आपकी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मेरी वेलोसिटी भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मेरे डिस्टेंस भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, सही है। तो मैं हर चीज़ को डिस्टेंस की फॉर्म में करूँगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मेरी वेलोसिटी किसके बराबर होती है। वेलोसिटी की बचपन से हम डेफिनेशन पढ़ते आते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, S = vt, सही है। v = s/t।
तो ये आपकी वेलोसिटी होती है, सही है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर रेट, तो ये हो गया डेल्टा टी। इसको आप ऐसा भी रखते हो डी एस ओवर डी टी। हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी एक्स ओवर डी टी। वेलोसिटी को आपने लिख दिया डी एक्स ओवर डी टी, और सिंगल डेरिवेटिव को हम सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो हमेशा जब भी डैम्पर आएगा, डैम्पर को आप बी एक्स डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। और जब भी स्प्रिंग आएगी उसको आप के एक्स से रिप्रेजेंट कर दोगे। और जब भी मास आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर होता है आपका चेंज इन डिस्टेंस। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस आपका एक्सेलरेशन होती है, सही है। मतलब ये आपकी ये बन गई, सही है। अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन होती है, और v किसके बराबर होता है, डी एक्स ओवर डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, और इस डबल डेरिवेटिव हम डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और एक्सटर्नल फोर्स आपकी ये हो गई। अब आपने ये देखना है कि आपका ये जो सेल्फ असेसमेंट है, अच्छा 2 चीज़ों में आपने फ़र्क करना है, सही है। एक मैंने वापस आपको बताया कि एक सवाल में आपसे मांगा हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन, और एक सवाल में आपसे मांगा हुआ है स्टेट इक्वेशन, स्टेट वेरिएबल्स। दोनों अलग चीज़ें। ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए अलग फॉर्मूले लगते हैं, ये आपने सवाल गौर से पढ़ना चाहिए। ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए पूरा सवाल अलग सॉल्व होता है, और स्टेट वेरिएबल्स के लिए अलग सवाल सॉल्व होता है। जहाँ तक बात है स्टेट वेरिएबल्स की, तो आपके पास क्या होता है, एक मास की 2 इक्वेशन बनेगी। अगर यहाँ पर एक मास है आपका तो इसकी 2 इक्वेशन बनेगी। 3 मास है तो 6 इक्वेशंस बनेगी। तभी तो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स में कितनी इक्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, सही है। ये इस वाले में। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ, जो दूसरा वाला पार्ट होता है, जो दूसरे तरीके का है, उसमें उल्टा सीन होता है, सही है। उसमें एक मास की एक इक्वेशन बनती है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सवाल पढ़ लेना एक बार। तो हम अपनी सवाल की तरफ वापस आते हैं। स्टेप्स क्या है, सारी हम अलग अलग बनाएंगे मासेस को। तो आपने मासेस को पहले तो ब्रेक करना है, सही है। मास को ब्रेक करने का तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ साफ साफ जगह पे, सही है। पहले मैं आपको डिस्टेंस भी एक चीज़ बता दूं कि ये क्या क्या चीज़ें। देखो 1 न्यूटन मीटर के की वैल्यू है, क्यों, F इज इक्वल टू के एक्स होता है। अगर मैं के को यहाँ रखूँ और F अपॉन एक्स हो जाएगा मेरा। F की वैल्यू होता है न्यूटन, और ये होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर में जो वैल्यू गिवन होगी वो के होगा आपका, सही है। तो ये मेरा स्प्रिंग का के वैल्यू गिवन है। इसी तरह डैम्पर के लिए आपको क्या गिवन है, डैम्पर बराबर हो गया आपका F अपॉन वी के, ऐसा ही है। तो न्यूटन मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर। जहाँ भी न्यूटन सेकंड पर मीटर देख लो, आपको पता चलती है कि ये बी कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये देखो, ये बी कांस्टेंट की वैल्यू। इस तरह पास पेपर में यहाँ पर ना ये वैल्यूज दी हुई है, एफ, ये फोर्स नहीं है, न्यूटन सेकंड पर मीटर, ये आपको बी की वैल्यू गिवन है, सही है। ये याद रखना, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो ऐसे डायरेक्शन ऐसे लग रहा है फ्रिक्शन फ्रिक्शन, ये नॉर्मल डैम्पर है हमारे सारे। हाँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया आपको कि आपको ये सारी चीज़ें वन दी है। मास सबका 1 kg 1 kg। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना। अब हम आ रहे हैं असली कॉन्सेप्ट्स पे, सही है। इस पूरे मास का जो डिस्टेंस है वो x1 है। ये वाला डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से डिस्टेंस x1 है। ये मैं बताता हूँ कैसे, इसको ऐसे नहीं याद रखो, इसको मैं बताता हूँ आपने याद कैसे रखना है। जितनी भी दीवार है, दीवार पर डिस्टेंस 0 होता है, सही है। जो भी दीवार है, फिक्स दीवार, वहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है आपका, 0 होगा। और आई गेस ये मैं कन्फर्म कर लूँगा किसी फर्दर वीडियो में, एक देख लेना इसको। शायद ऐसा होता है कि अगर दीवार नहीं भी है ना और चीज़ खाली है, कुछ भी नहीं है, तब भी आपका डिस्टेंस 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपने जो आपकी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक एंड के डिस्टेंस 0 होंगे आपके, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई खास डिस्टेंस गिवन ना हो, सही। तो एंड के डिस्टेंस आपके होते हैं 0। ये भी 0 है, ये भी आपका 0 होगा, ओके। तो ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x3 है, सही। आप ये नहीं देखो कि यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया, यहाँ से आता x2, तो अगर मुझे ये चाहिए x2 माइनस, ऐसे नहीं देखोगे। इसका पूरा एक अलग मेथडोलॉजी है। तो आपने सारे मासेस को ब्रेक करना है और देखना है कौन सा मास किससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं देखता हूँ, ये मेरा ये वाला मास है, ये किस किस से जुड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये इस फोर्स से जुड़ा हुआ है, और ये एक डैम्पर से जुड़ा हुआ है। बस आगे कनेक्ट नहीं करोगे। उसी तरह मेरा ये वाला मास एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और एक डैम्पर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह मेरा ये वाला मास एक डैम्पर और एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है अपने मासेस को। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया 1 2 3। एक और से देख लो, यहाँ पर ये मेरा मासेस है, सही है। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस भी मैंने यहाँ पे एक अच्छी तरह उस तरह लिख दिया ताकि पता चल जाए कि यार 0 से x1, मैं यहाँ पे बता दूँ 0 से x1 और x1 से x2 जा रहा है आपका मास 1। इसी तरह जो मास 2 है वो x1 से x2 आ रहा है और x2 से x3 जा रहा है। इसी तरह मेरा जो ये वाला मास है, ये x2 से x3 आ रहा है और x3 से 0 जा रहा है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आप थोड़ी सी वर्किंग करोगे आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आपने इस तरह से बना लेना, ठीक है। हर मास को अलग अलग इसको देख लो आराम से। एक मास लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर डैम्पर लगा हुआ है और यहाँ पर फोर्स लगी हुई है आपकी। अब आपने क्या करना होता है, आपने तमाम फोर्सें निकालनी होती हैं। हर मास को अलग सॉल्व करोगे। आप लिखोगे फॉर मास m1, फॉर मास m2, फॉर मास m3, तीनों के लिए अपनी जनरल इक्वेशंस बनाओगे। तो हमने क्या मेन चीज़ निकालनी होती है, फोर्स निकालनी होती है। हर ये जो आपका छोटा सा आपने सिस्टम अलग किया है, इस पूरे सिस्टम पे क्या फोर्स लग रही है, ठीक है।
तो वो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, हमेशा आप यूज़ करोगे न्यूटन का लॉ। सबमिशन ऑफ ऑल ऑफ द फोर्सेज बराबर किसके, एम ए के। एम ए आपकी मास वाली इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन की बजाय हमने क्या डालते हैं, डबल डॉट डालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 x1 डबल डॉट, क्योंकि ये वाले मास के साथ डिस्टेंस है x1, तो m1 x1 डबल डॉट आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी डबल डॉट होती है। तो सबमिशन ऑफ ऑल ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू mx डबल डॉट हो गया, पहली बात तो ये। अब सबमिशन ऑफ फोर्सेज कौन सी है, हमेशा दिए याद रखना, राइट साइड पे आपका जो भी मास है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, mx डबल डॉट आएगा हमेशा। बस अगर 1 है तो यहाँ पे 1 1 पुट कर देना, 2 है तो 2 2 पुट कर देना, 3 है तो 3 3 पुट कर देना। ओके और सबमिशन ऑफ फोर्सेस क्या है, मास के अलावा कितनी फोर्सेस लग रही है यहाँ पर, 1 2 3, एक एक्सटर्नल लग रही है, एक स्प्रिंग फोर्स लगी है, एक डैम्पर फोर्स लग रही है। इसी तरह यहाँ पर एक डैम्पर फोर्स लग रही है, एक स्प्रिंग लग रही है, इसी तरह यहाँ पर एक स्प्रिंग और एक डैम्पर फोर्स लग रही है। ठीक है, तो टोटल मेरी नंबर ऑफ फोर्सेज आप यहाँ पे एक बार गिन लो। यहाँ पर मेरी नंबर ऑफ फोर्सेज 3, तो मैंने मास को हटा के मास तो आपने लिख लिया ना, 1 2 3, यहाँ पर कितनी है 2 1 2, यहाँ पर कितनी है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दी। सही है, तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पर, आपकी स्प्रिंग फोर्स है F इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पर आपने लिख दिया। और डैम्पर फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू बी एक्स डॉट, वैसे तो बी वी होता है, हम वी को एक्स डॉट कर देते हैं, तो ये बी एक्स डॉट आ गया, ये x2 माइनस एक्स मैं बता रहा हूँ अभी। और एक आपकी फोर्स लग रही है, ये किस डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव x, F इज इक्वल टू एफ टी, पॉजिटिव F आ गया। इसी तरह यहाँ वाले मास पर आ जाओ, यहाँ वाले मास पर कितनी फोर्सेज हैं, एक स्प्रिंग है F इज इक्वल टू के एक्स, एक डैम्पर है F इज इक्वल टू बी, वी को हम लिखते हैं एक्स डॉट से, ये मैं बता रहा हूँ क्या है। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ के एक्स और बी बी वी। अब ये x2 माइनस एक्स वन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लो, हमेशा ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सही है, ये आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लेना लाजमी है कि आपने किससे किसको माइनस करना है। हमेशा याद रखना, जिस भी पॉइंट पर लोगे हम, जिस भी मास लोगे, हम मास 1 ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम मास ले रहे हैं 1, मास 1 पे मेरा x क्या है, 1 है। तो आप जिस भी मास पर लोगे वहाँ पर जो भी फोर्स लग रही होगी, इस मास के ऊपर जो भी फोर्स लग रही होगी, मैं देखता हूँ कि इस मास के ऊपर 3 फोर्सेज हैं, एक F इज इक्वल टू, एक स्प्रिंग फोर्स है, एक डैम्पर फोर्स है और एक ये वाली फोर्स है। ये तो जनरल आएगी, इसमें तो x की नीड ही नहीं है, 2 फोर्सेज हो गई यहाँ पे जिसमें x की नीड है। तो जो भी फोर्स आएगी वहाँ पर क्या, वहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो होगा नेबरिंग माइनस जो मास पे पॉइंट है, नेबरिंग माइनस ओरिजिनल बोल दो आप। अभी समझाता हूँ, मसला नहीं है। ये देखो यहाँ पर भाई, पहले सबसे पहले मेरा के एक्स इसके लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। सही है, मेरा F इज इक्वल टू के एक्स यहाँ पर लगा हुआ है। सही है, तो यहाँ पर अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है F इज इक्वल टू के एक्स का, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा नेबरिंग माइनस जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 माइनस एक्स वन आ गया, समझ रहे हो, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है इसलिए हमारा नेबरिंग यहाँ पे ये होगा, यहाँ ये नहीं ले लेना नेबरिंग। इसी तरह जब मैं डैम्पर पे आऊँगा, यहाँ पर डैम्पर पे, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, कभी भी ऐसा नहीं x1 माइनस x2 नहीं करोगे। सही है, हमेशा जो दूर वाला है वो पहले लिखोगे, कहीं भी दूर है, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं देखना आपने। अगर आपकी जो फोर्स है, जैसे डैम्पर मेरे राइट पे लगा हुआ है, तो मैं अपने राइट पे ये पकड़ूंगा और मैं x2 माइनस x1 कर दूंगा। तो डैम्पर के लिए मैं कर दूंगा x2 माइनस x1, और मुझे पता है डैम्पर के लिए x डॉट लेते हैं हम लोग, है ना, डैम्पर के लिए x डॉट लेते हैं, x2 माइनस x1। परफेक्ट, समझ आ गया। तो हमेशा यूनिवर्सल लॉ याद रखना, आप जहाँ भी फोर्स ले रहे हो ना, जैसे मास की अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड और ओरिजिनल उठाओगे, और मास की अगर राइट साइड वाली फोर्स ले रहे हो डैम्पिंग फोर्स, तो इन दोनों को उठाओगे। सही है, और जो भी फोर्स आएगी हमेशा ये माइनस करना है आपने। सही है, दूर वाला माइनस जो पॉइंट है आपका ओरिजिनल, नेबरिंग माइनस ओरिजिनल पॉइंट, 0 माइनस x1, और यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1। ये आपका लिंक जो है ना, चेन, ये आपने पूरा याद रखना है हमेशा। सही, ये कॉन्सेप्ट 100% समझ आ गया। कुछ कन्फ्यूजन आपको लाजमी इसमें होंगी, बार बार इसको थोड़ी प्रैक्टिस करने आपको समझ आएगा। आप बोलोगे कि यार यहाँ से शुरू से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है तो यहाँ से यहाँ तक का x2, ऐसे नहीं समझना आपने। बस ये समझना कि एक मेरा मास है और मेरे जो m2 है, m2 का जो मेरा ओरिजिनल डिस्टेंस है वो x2 है। सही है, अब m2 के लेफ्ट पे जो भी फोर्स होगी, उस फोर्स के साथ जो x आएगा, सही है, उस फोर्स के साथ जो भी x, जैसे यहाँ पर डैम्पर है तो डैम्पर के साथ b इंटू जो भी फोर्स आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में आएगी, और आउटर माइनस इनर कर दोगे। सही है, तो x1 डॉट माइनस x2 डॉट, डैम्पर में डॉट लगाओगे और उसमें डॉट नहीं लगाओगे। इसी तरह आपकी k यहाँ लगी हुई है, k किससे कनेक्ट हो रही है, 3 से कनेक्ट हो रही है, तो बाहर माइनस अंदर, k लिखोगे यहाँ पर x3 माइनस x2। परफेक्ट है। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x2 माइनस x3, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0 माइनस x3। ये डैम्पर है, x3 पे डॉट लगा दो, यहाँ डॉट नहीं लगाओगे, इसके साथ kx आ जाएगा, इसके साथ डैम्पर का b आ जाएगा। दिस वुड बी योर इक्वेशन। सही है, तो ये आप रिलेशन अपना लाजमी याद रखना, आउटर माइनस इनर। सही है, ये रेडियस का
और डिस्टेंस का अपना रिलेशन लाजमी याद रखना है आपने, सही है। ये यूनिवर्सल है, आपके हमेशा काम आएगा। तो इसी तरह आपने ये लगाया, तीन फोर्स आ गई। समीशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए। राइट साइड तो आपकी एम डॉट एम एम और एक्स आ गया। लेफ्ट पे जितनी भी फोर्सेस है ना, ये वाली के और ये बी और ये, लेफ्ट पे ये दोनों रख दिए आपने, ये आ गई दोनों फोर्सेस। इसी तरह यहाँ पे तीन थी तो मैंने लेफ्ट पे तीन फोर्सेस रख दी तीनों, सही है। अब क्योंकि मुझे वैल्यू गिवन है यहाँ पर सवाल में, यहाँ पे के की भी वैल्यू 1 है, एम भी 1 है, डी भी 1 है, हर चीज़ 1 है, तो मैंने यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दी 1 1। जो वैल्यू होगी वो रख देना फिर आप बाद में, सही है। तो सबकी वैल्यू 1 रखने के बाद मेरे पास ना ये फोर्स की इक्वेशंस बनती हैं। एक्स डबल तो मास की जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, तो मेरे पास थोड़ा बहुत करके ये इक्वेशन बनती हैं 3, सही है। ये आपकी फोर्स इक्वेशंस बन गई। तो अगर आपको सवाल में सिर्फ फोर्स इक्वेशन तक निकालने का बोला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको फोर्स इक्वेशन का बोला हुआ है लेकिन यहाँ पर स्टेट का भी बोला है, रुक जाओ मैं कोई ऐसा सवाल दिखाऊँ सिर्फ फोर्स इक्वेशन मांगी हो, तो कोई ऐसा सवाल ढूंढता हूँ जहाँ पर सिर्फ आपको सिग्नल फ्लो आ गई, फोर्स इक्वेशन, लेट्स सी, पता नहीं, लेकिन अगर सवाल में पूछा होगा सिर्फ फोर्स इक्वेशन तो आप सिर्फ फोर्स इक्वेशन तक निकाल दो, सही। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। अच्छा आगे क्या हो रहा है, आपको बस रट्टा मारना है जो मैं बता रहा हूँ, सही है। स्टेप्स हैं, रट्टा मारना है। तो पहला स्टेप आपका हो गया, आपने मास सेपरेट करके फोर्स इक्वेशन बन गई, 3 इक्वेशन आ गई। अगला होता है डिफाइन स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या यार, ये देखो ये ना सारे हमने असल में एंड में क्या करना होता है, ये देखो एंड जो हमने ये बनाना होता है, ये क्या चीज़ होती है, ये होती है आपकी, ये होती है असल में, ये देखो ये जो आपकी इक्वेशन है ना z डॉट, अच्छा यहाँ कुछ भी आ सकता है, यहाँ आप z की जगह a b c d 1 2 3 4 7 8 9 6 7 भी रख सकते हो, सही है। तो यहाँ पर डॉट आएगा, यहाँ पर मैं समझूँ a डॉट है तो a डॉट आ गया इज इक्वल टू आपका जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर a प्लस b क्या होता है, b आपका जो भी फोर्स है ना उसका कोफिशिएंट है। जैसे हमारे यहाँ पे फोर्स का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ b और u आपकी फोर्स होती है असल में ft, ये आपका होता है। ये देखो ये हमने बनाया है, आपको इस फॉर्म में लिखा होना, इस फॉर्म को कहते हैं स्टेट वेरिएबल। जैसे हम ACLA पढ़ते हैं, ACLA में हमने क्या पढ़ना होता है, हमने एक लॉन फॉर्म वगैरह बनानी थी, उसमें क्या करना होता है, आपको कोई रीज़न है आपको अभी तक नहीं पता, जो सर ने बताया आप रट्टा मारते हुए, तो बस आप ये समझो कि ये फॉर्म बनाने के लिए आपको रट्टा मारना है, सीधे सीधा बात खत्म हो गई। ये फॉर्म बनाने के लिए आपको इस प्रोसेस से लाजमी गुजर के जाना है, सही है। पहला प्रोसेस था जैसे क्लोन फॉर्म में माइनस करते हैं, रॉ माइनस ये वो, आप बोलते हो यार क्या है, लेकिन अब आप सीख गए, उसी तरह आप ये भी सीख जाओगे। ये इसके बाद ऐसे नहीं समझना, आपको समझ आ गई, इसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, वरना फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का कुछ भी। तो वी हैव टू डिफाइन द स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, जो भी आपका अंदर कचरा भरा हुआ है, x1 अंदर क्या क्या कचरा, अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर सेट हो जाएगा खुद ही, अभी देखना अंदर क्या क्या है, x1 डॉट है, x1 है, x2 डॉट है और x3 है, x3 डॉट है, सही है। 6 चीज़ें, तो 6 चीज़ों को आपने लीनियरली लेके जाना है। आप यहाँ पर डिफाइन करो z1 z2 z3 z4 z5 z6 लाइन से, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, a1 a2 a3 a4 b1 b2 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना है। तो हमने यहाँ पर z ले लिया क्योंकि यहाँ पर इसमें भी z दिया हुआ था यार, मैं सही, तो आपने ये बनाना होता है। यहाँ पे कहाँ चले गए यार हम लोग, ये रहे, सही z1। तो सबसे पहले आपने नंबरिंग स्टेट देनी है, सबसे पहले x1 आ गया, ये याद रखना, ऑर्डर हमेशा याद रखना, सही है। जो भी नाम दोगे ना, ऑर्डर हमेशा याद रखना, पहले x1 आएगा, फिर x1 डॉट आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x2 डॉट आएगा, मतलब ऐसे लाइन से आएगा x1, फिर x1 को डॉट, फिर x2, फिर x2 को डॉट, फिर x3, फिर x3 का डॉट, फिर x4, इसी तरह x10 तक जितना भी है उतना चलता जाएगा। हमारे पास 3 तक है तो हमने लाइन से x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट दे दिया, z को 1 2 3 4 5 6, ये आपके डिफाइन हो गए स्टेट वेरिएबल। अगर वो सिर्फ सवाल में बोले कि डिफाइन स्टेट वेरिएबल तक करो तो यहाँ तक कर देना सवाल, ठीक है। सवाल गौर से पढ़ना लाजमी। अगला स्टेप आता है हमारी स्टेट इक्वेशन, जो भी हमारे वेरिएबल है ना हम उससे स्टेट इक्वेशन बनाते हैं। स्टेट इक्वेशन बनाते क्यों असल में, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हम ना हर चीज़ को z की फॉर्म में ले आते हैं। हमारी जो इक्वेशन है ना पूरी, हर चीज़ z की फॉर्म में, क्योंकि हमें एंड पे क्या चाहिए, यहाँ पर जो भी मैंने दिखाया था, हमें चाहिए z डॉट, मतलब हर z का भी डेरिवेटिव चाहिए, तो z डॉट तो हमें चाहिए यहाँ पर इक्वेशन में। पहले आप देखो इक्वेशन में क्या चाहिए, a आ जाएगा आपका खुद ही, a सिर्फ आपके कॉन्स्टेंट है, आपको z डॉट चाहिए और आपको z चाहिए, सही है। तो सबसे पहले आपने z को डिफाइन कर दिया कि आपका z 1 2 3 4 5 6 क्या क्या है यहाँ पर, सही है। अब आप इन सब का डेरिवेटिव ले लो एक बार, क्योंकि आपको क्या चाहिए एंड पे, z डॉट चाहिए। तो आप यहाँ पे जो भी अपना वेरिएबल, आप अगर यहाँ पे a भी लोगे तो फिर आप उसका एक एक सिंगल डेरिवेटिव लेना। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट करे जा रहे हो भाई, सिर्फ एक डॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक डॉट लगा दो यहाँ पे अगले स्टेट में, तो वो आपकी स्टेट इक्वेशंस कहलाएंगी। जब आपने z डॉट लगा दिया, देखो सब पे z डॉट लगा दिया आपने, z डॉट लगाने के बाद, अच्छा यार मैंने एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है, z डॉट लगाने के बाद क्या होगा आपके ना, यहाँ से सिमिलैरिटी आएगी। क्यों आएगी, मेरी बात अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इजी सीन है यार, सीन बहुत इजी है। तो यहाँ पर हमारे ये पहला बना हुआ था, अगर मैं यहाँ पर z डॉट लगाता हूँ, डॉट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा मुझे क्योंकि इक्वल है, तो ये भी x1 डॉट हो जाएगा। और मुझे पता है कि मेरा x1 डॉट ये पहले से लिखा है और मेरा x1 डॉट किसके बराबर है, z2 को, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा z1 तो x1 के बराबर था, लेकिन मेरा z1 डॉट बराबर हो गया z2 के,
समझ रहे हो, इस तरह पूरी आपकी चेन चलेगी। इसी तरह अगर मैं Z2 पे डॉट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एंड पे डॉट चाहिए, तो यहाँ पर डबल डॉट आ जाएगा और मुझे पता है कि मेरा x1 डबल डॉट इसके बराबर है। गेम समझ रहे हो। नाउ आई विल पुट द डेरिवेटिव डॉट यहाँ पर और यहाँ पर, एंड देन आई विल सी कि मेरा x2 बराबर है Z4 के, तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा Z4 के बराबर है। इसको आप प्रैक्टिस करोगे, इंतहाई आसान चीज़ है यार, अब टेंशन नहीं लेनी, सही है। आप इसे ACLA समझो, ACLA में सर पढ़ाते हैं पहली दफ़ा हालत टाइट होती है, देन यू प्रैक्टिस एंड इट बिकम ईजियर एंड ईजियर। यहाँ पर हम एक और डॉट लगाएंगे, इट बिकम्स द x2 डबल डॉट एंड यू हैव द इक्वेशन फॉर x2 डबल डॉट। दिस इज द पैटर्न। अगर 10 इक्वेशन भी होंगी, ये पैटर्न आपका लाजमी फॉलो होगा कि एक आपको ऐसी इक्वेशन बनेगी, ये आपकी अब इक्वेशन बनती जा रही है। ये इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 आपको यहाँ लिखे, फिर इक्वेशन 3, ये आपकी इक्वेशंस बनती जा रही हैं। यहाँ डॉट लगाओगे x3 पे डॉट, हमें पता है कि x3 पे डॉट बराबर है Z6 के। इसी तरह Z6 पे एक डॉट लगाओ देते हो तो x3 डबल डॉट एंड यू हैव दिस इक्वेशन। ओके, तो इस बेसिस पे आपके पास ये आ गया, देखो Z1 Z2 के बराबर हो गया आपका डॉट, यहाँ पे डबल डॉट आया तो इक्वेशन आ गई। ओके, एंड देन यहाँ पर एक डॉट लगाया तो ये Z4 के बराबर है। तो ये 6 इक्वेशंस बनी है। अब ये x के फॉर्म में, अब आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, सही है। ये स्टेप खत्म हो गया, नेक्स्ट है मेकिंग परफेक्ट, सही है। मेकिंग परफेक्ट कैसे करोगे, अंदर जितना भी x है उसको z की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, z चाहिए सिर्फ। जो आपको वेरिएबल्स अंदर होने चाहिए ना, ऐसे से मैट्रिक्स बनाओगे ना, मैट्रिक्स बनाओगे, अंदर आपको सिर्फ z चाहिए। तो कुछ भी नहीं है यहाँ, जो आपकी डिनोशन थी ना, एक तो आपने ये सिर्फ इमेजिनरी था, ये जो मैंने अभी डॉट बनाया, ओरिजिनल वैल्यूज़ तो अभी अवेलेबल हैं यहाँ पर, खाली z की अभी मैंने z नॉट की वैल्यूज़ निकाली, ओरिजिनल वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये करने के बाद ना एक बार ना z डॉट ऊपर टेबल बना लेना इस तरह से, जैसे मैंने अभी z डॉट का बनाया था ना, ये भी 3 लाइनों में बना लेना लाजमी, सही है, हेल्प करेगा। इसी तरह मैं अगर अब यहाँ देखूँ, सही, मैं यहाँ देखूँ मेरा x डॉट बराबर है, x.1 बराबर है Z2 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Z2, मेरा x1 बराबर है Z1 के, तो मैं यहाँ पर Z1 लिख दूंगा। मेरा x2 डॉट बराबर है Z4 के, तो मैं यहाँ पर Z4 लिख दूंगा। फोर्स मेरी ऐसी रहेगी, एंड इट कंटिन्यूज टिल यू कवर ऑल ऑफ देम एंड चेंज ऑल ऑफ देम टू Z। आखिरी वाला एक थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है मेरा x3 डॉट, मेरा x3 डॉट बराबर था Z6 के, सो इट बिकम्स Z6, एंड मेरा x3 जो है वो बराबर है Z5 के। तो मैं छोटे छोटे स्टेप आपको करके दिखाऊं, तो इस तरह जब आप करोगे सारी चीज़ें z की फॉर्म में पुट करोगे, तो यू हैव द परफेक्ट 6 इक्वेशन। दीज आर योर 6 इक्वेशन दैट आर परफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ z डॉट z। इन सब के कांस्टेंट a है यहाँ पर, सही है, और यहाँ पे जो भी फोर्स है उसका कांस्टेंट b है, और फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स नहीं है, यहाँ पर 0 0, यहाँ भी फोर्स नहीं है, यहाँ भी फोर्स नहीं है, फोर्स सिर्फ एक है इक्वेशन 2 में, जिसका कांस्टेंट है 1। इतना आसान है यार, बच्चों वाला है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि मैट्रिक्स कैसे बनाना है, सही है। देखो ये तो आपके डॉट आ गए, सही है, ये आपका क्या आएगा, डॉटेड डॉट आ गए सारे। ए क्या चीज़ है, ए है यहाँ पर कांस्टेंट, सही है। आपके z जा रहे हैं, z आर रेंजिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन में अगर मैं देखता हूँ तो मेरा Z1 0 है, Z2 यहाँ पर कांस्टेंट है, Z2 का कोफिशिएंट क्या है 1। कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं कांस्टेंट बोल रहा था जैसे। मेरे यहाँ पे Z3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। इसी तरह अगली लाइन में आ जाओ, आई हैव अ Z1 दैट इज़ -1, आई हैव अ Z2 दैट इज़ -1। -1 क्या मतलब, इनका कोफिशिएंट Z का, सही। जैसे हम नॉर्मल लेते हैं मैट्रिसेस में, जो हम लेते हैं, एक इक्वेशन लिखी होती है x2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 माइनस x2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। आप इसका मैट्रिक्स क्या बनाते हो, x1 यहाँ पर क्या, दोनों में 0 है, x1 0 आ गया, x2 का कोफिशिएंट 1 है, -1 है, 1 है, इस तरह बनाते हो। दिस इज सम बेसिक थिंग यू आर गोइंग टू डू। यहाँ पर आपका Z3 नहीं है, Z3 0, Z4 1 है, Z5 0, Z6 0, और जो फोर्स है उसका कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, बाकी सब में फोर्स का कोफिशिएंट 0 आएंगे। तो इस तरह जब आप सब में 0 0 0 डालोगे और Z4 की जगह Z4 यहाँ पर आएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, पहले मैंने किया नहीं है डायरेक्ट, सही है। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद ना आप एक बार इनको अरेंज कर लेना, जैसे 0 0 0 और यहाँ Z4 लिख देना 0, इस तरह। जैसे Z6 है ना, तो आप 1 2 3 4 5 और छठे वाले को Z6 इस तरह लिखना, सही है, ताकि आपको मैट्रिक्स बनाने में आसानी हो। बस फिर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, z एक तरफ करना है, मैट्रिक्स बनाना है अपना, इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पर z आ गया, सही है, ए जेड आपने बनाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, प्लस प्लस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स। मैंने बताया था सिर्फ इक्वेशन 2 में फोर्स का कोफिशिएंट है वो भी 1 है। अगर यहाँ पर ये गौर करो, अगर यहाँ पर लिखा होता 280 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s, तो आप यहाँ पर क्या लिखते, 280 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 जो इसका कोफिशिएंट होता, सही है, फोर्स का। स्ट्रेट स्पेस हो गई। योर क्वेश्चन हैज़ बीन एंडेड नियरली, बिकॉज आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में आपको बताया हुआ है खुद इन लोगों ने। यार मैं कहाँ पहुँच गया एग्जाम्पल 3.3 पे, सवाल कहाँ गया मेरी, ये नहीं, ये नहीं एग्जाम्पल नहीं है, मैं सेल्फ असेसमेंट है, सॉरी, मैं खोल लेता हूँ इसको।
ये रहा सवाल में इन लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि आपने ना थोड़ा सा यार एक काम करो, थोड़ा सा ना आउटपुट भी दे दो अगर हमें, तो अच्छा हो जाएगा। तो आउटपुट आपका x3 है, तो आपने यहाँ पर लिख लिया एक बार कि माई आउटपुट इज़ x3। आउटपुट को हम ना y से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, सही है। अगर आपका अंदर सिस्टम के अंदर y होगा ना, जैसे हमें यहाँ पर x लिखा होता है ना डिस्टेंस, अगर ये y है तो आप आउटपुट कुछ भी ले लेना, आप z ले लेना आउटपुट, कोई और कोई भी उसको निगाह दे दो, सॉरी नेगेशन दे देना, कुछ भी दे देना नाम, सही है। तो योर y इज इक्वल टू x3, सही है। और हमने z के फॉर्म में चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर सब कुछ z के फॉर्म में पता है ना। तो हमें पता है कि ऊपर से कि मेरा x3 बराबर है z5 के, ओके। तो मेरा x3 बराबर है z5 के। अब आप यहाँ पर ट्विस्ट देखना कि इसे कैसे निकालते हैं। z5 का मतलब ये एक इक्वेशन आई है आपके पास, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आता है, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीका है, रट्टा मारोगे आउटपुट कैसे निकालते हैं। y इज इक्वल टू मेरा z1 0 हो गया, z2 0 हो गया, z3 0 हो गया, z4 0 है, z5 मेरा है और उसका कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट है 1, और z6 मेरा 0 है, ये आ गया और बाहर आ गया z। इस तरह आप अपना आउटपुट देते हो हमेशा, सही है। अगर तो यहाँ पर मेरा सवाल में बोला होता कि आपका जो वो है आउटपुट वो x1 है, तो मैं क्या करता, मैं देखता पहले मेरा x1 मैंने क्या डिनोट किया, x1 z1 के बराबर है। अगर ये होता तो मैं क्या करता यहाँ पर, मैं बोलता y इज इक्वल टू z1 सबसे पहले। और z1 का क्या मतलब है कि मेरा z1 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी 6 के 3 4 5 6 के 6 मेरे क्या है, 6 के 6 मेरे क्या है 0। तो इस तरह से मैं आंसर देता। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन, सही है। ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन था। एडवांस में क्या होगा, एडवांस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ। एक तो आपका ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये देखो y के फॉर्म में दिया हुआ है, सही है। तो अब आपका जो डिस्टेंस है वो y के फॉर्म में होगा। जैसे ये k है, k को आप लोगे k इंटू, बताओ क्या लेंगे, अगर ये आपका y है, यहाँ पर मास का जो डिस्टेंस है वो y है, ये 0 है, तो k इंटू 0 माइनस वाई, ओके। और इसी तरह डैम्पिंग के लिए आपका सेम चीज़ आ जाएगी, b इंटू 0 माइनस वाई डॉट आ जाएगा, ओके। 0 माइनस वाई डॉट सब के लिए कुछ भी लगा होगा। और यहाँ पर फोर्स आ रही है तो प्लस आपकी ft हो जाएगी। एक मास है, दो इक्वेशन बनेगी, सही है। एक बड़ी वाली इक्वेशन बनेगी, एक वो छोटी जो हम डिनोट करते हैं ना, बस वो दो चीज़ें डिनोट करोगे, z1 z2, और z1 z2 डॉट निकालोगे, डॉट यहाँ रखोगे, जो भी a आएगा ax आ जाएगा, प्लस सिंपल यहाँ से आपका ये सारा कुछ बन जाएगा। फिर थोड़ा सा इसमें है मेसन गेन लगे, ये अलग चीज़ है, और ये कॉम्प्लेक्स वाला है। देखो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको हर चीज़ बननी है 3 4 5। तो जो हमने ये वाली इक्वेशन भी सिंपल बनेगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मास 1 निकालता हूँ मैं, मास 1 पे क्या क्या लग रहा है आपके पास, ये जो FV1 है मैंने बताया था डैम्पर लगा हुआ है, ये आपको तंग कर रहे हैं ये लोग, ये डैम्पर लगा हुआ है, इसको डैम्पर बना दो चुप करके, क्योंकि न्यूटन सेकंड पर मीटर की मैंने बताया किसकी यूनिट है, डैम्पर के कोफिशिएंट की। तो ये डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पर दीवार पे, ये स्प्रिंग लगी हुई है एक आपके पास, एक स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है आपके पास, एक डैम्पर यहाँ लगा हुआ है आपके पास, सही है। ये डिस्टेंस जा रहा है आपका x2 पे, ये आपका x1 है, यह आपका 0 है। तो मैं यहाँ पर एक क्विक एकदम से इसका निकाल लेता हूँ आपके लिए, सही है। अच्छा वैसे ये ट्रांसफर फंक्शन बनाना ये इस तरह होगा नहीं सवाल, सही है। इसका पूरा मेथड ये वाला है। देखो ट्रांसफर फंक्शन किस तरह बनाता है, ये इस तरह है। हर मास के ऊपर आप इस तरह फोर्स निकालोगे। एक आपका जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में एक डैम्पर लगा रहा है, फिर स्प्रिंग लगा रहा है, डैम्पर स्प्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है। एक FT लग रही है, एक FT आपने इस डायरेक्शन में लगा दी, ठीक है। और जो मास है, मास की उल्टी डायरेक्शन में लगती है फोर्स, मास की उल्टी डायरेक्शन में लगा दी। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रही है फोर्स, आपने स्प्रिंग लगा दी फोर्स। और डैम्पर एक और क्यों लगाया हुआ है वैर भाई, आई गेस अगर एक डैम्पर लगता है तो दोनों तरफ डैम्पर होगा। ये खैर अगला सवाल है, ये बहुत अगला फार्मूला अगला बिल्कुल है, इसको देखते हैं। बट मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन की बजाय मांगा होता है स्पेस इक्वेशंस, तो आप कैसे करते हैं, तो आप ऐसे करते हैं, सही है। तो आप f इज इक्वल टू लिखते k इंटू, अगर मैं ये वाला x लूँ तो क्या होगा 0 माइनस x1। और अगर ये वाला लेता हूँ तो k इंटू ये वाला क्या आएगा, ये वाला स्प्रिंग k इंटू, अगर ये k2 है ये k1 है तो k2 इंटू x2 माइनस x1। इस तरह मेरे डैम्पर के लिए क्या होगा, बस यहाँ पर जो 0 माइनस x1 डॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 दूर का माइनस x1 का डॉट डॉट। दिस विल बी माई इक्वेशन फॉर दिस मास। और अगर यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रही, बस। और इसी तरह ये वाला भी लोगे, इसमें भी ये एक चीज़ आ गई आपके पास और एक ही आ गई। इसकी डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती, सही है। जो भी डायरेक्शन फोर्स लग रही है, ये वो फ्रिक्शन नहीं है। मैंने जो नंबर 1 आपको फार्मूला बता दिया ना यहाँ पे x का, आप डायरेक्शन को फोर्स से नहीं देखना, यहाँ पे आप डायरेक्शन को x से देखना। जो ये वाले सवाल हैं यहाँ पे फोर्स से देखा हुआ है, मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पर हम x से देख पाते तो मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा x से ही करवाऊँ आपको। तो ये सवाल आपका ख़त्म हो चुका है। नंबर 1 इंतहाई आसान है, प्रैक्टिस करो इसको, 2-3 सवालों को प्रैक्टिस करो एंड यू विल गेट इट।